नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछली बार योगी सरकार में योगी जी की जो एक जाति के प्रति जो उनके परंपरागत पूर्वाग्रह थे, उसके चलते पंडित नाराज थे, ब्राह्मण नाराज थे। और इस बार जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है और जिस मंत्रिमंडल में योगी के कई सारथी पीछे रह गए हैं रथ से, उनको शामिल नहीं किया गया है और योगी को एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इस बार क्षत्रिय नाराज है, ठाकुर नाराज है और ठाकुर की ये जो नाराज़गी है धीरे धीरे, अभी आप कह सकते हैं लखनऊ का जो एक राजनीतिक गलियारा है, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, ये डिस्कशन वहाँ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सरकार आगे बढ़ेगी, ये जो ठाकुरों की नाराज़गी है ये भी बढ़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे जो व्यक्ति हैं, आप समझ रहे हैं कि किसने मंत्रिमंडल कमज़ोर किया, किसने ये कैबिनेट बनाई, कौन ऑब्जर्वर था, कौन पर्यवेक्षक था जिसने योगी जी का चुनाव करवाया मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद शपथ कराई। इन सब का प्रभारी कौन था, पर्यवेक्षक कौन था, ये आपको पता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नतीजे आने से तकरीबन 10 दिन पहले, यानी 1 मार्च को अमित शाह जी ने, जी हाँ, भाजपा के चाणक्य ने एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिया, देश के जाने माने अखबार, अंग्रेज़ी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस को। और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने एक सवाल कर दिया बीच इंटरव्यू में कि शाह साहब, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग अभी से ये जिक्र कर रहे हैं कि फ्यूचर कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर वो योगी जी हैं, इस पर आपका क्या कहना है कि योगी जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होंगे? अब जाहिर तौर पर यह सवाल नहीं था, एक तीर था, एक शूल था। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा, आप ये देखिए। अब बीच इंटरव्यू में शाह साहब चाणक्य के सवाल को डक तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल जाहिर तौर पर वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत से काम किए और उनके काम दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री तो बन गए हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन ज़मीनी सच ये है कि कहीं ना कहीं भाग्य ने इस मंत्रिमंडल के गठन में योगी जी का बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया। कुछ मंत्री जैसे सुरेश राणा, मोती सिंह, जो उनके बड़े खास थे, सिपासालार थे, वो हार गए चुनाव में। और कुछ मंत्री जिनको वो लेना चाहते थे, जैसे डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनको अमित शाह ने, दिल्ली ने मना कर दिया कि नहीं, महेंद्र सिंह नहीं। और आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्वतंत्र देव सिंह, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वही एक तरह से सारथी की भूमिका में हैं। और सुरेश खन्ना, जो शाहजहांपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं, वो उनके साथ खड़े हैं आधे मन से। यानी यूँ कह सकते हैं कि 1.5 लोग इस वक्त कैबिनेट में हैं। और कैबिनेट के बाहर अगर मंत्रिपरिषद में देखें तो उनके साथ मयंकेश्वर सिंह खड़े हैं, राजा तिलोई जो सिर्फ राज्य मंत्री हैं। और लोग ऐसा कह रहे हैं, चर्चा है 5 कालिदास मार्ग के इर्द गिर्द, जहाँ पर योगी जी का निवास है, कि आजकल महाराज थोड़े से मायूस हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे झलकता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ असहज है योगी 2.0 में। अब दोस्तों, जो असली सवाल है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से 2.0 की शपथ दिलाई गई और जिस तरह से उनके जो खास सिपहसालार थे उनको किनारे कर दिया गया, क्षत्रिय जो आप कह सकते हैं एक रसूखदार एक ओपिनियन रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनकी नाराज़गी दिख रही है, साफ दिख रही है। और मैं चाहूँगा कि इन साहब से मिलिए सबसे पहले।
इनका नाम प्रदीप सिंह है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीजेपी पे बड़ी ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। और आप कह सकते हैं कि योगी की सरकार उस पर भी इनकी बड़ी बारीक निगाह रहती है, इसलिए लोग इनको सुनते हैं, प्रदीप सिंह जी को, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। और प्रदीप सिंह की जो पहली प्रतिक्रिया है उसमें साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं प्रदीप सिंह जिस समाज की बात कर रहे हैं वहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ इस मंत्रिमंडल में बेहद कमज़ोर हो गए हैं। और प्रदीप सिंह कहते हैं कि वो शायद ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जिनका कैबिनेट में एक भी आदमी अपना नहीं। इस पूरे मंत्रिमंडल में उनका कोई व्यक्ति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी ऐसी सरकार होगी जिसमें मुख्यमंत्री का, जिसे अपना कहा जाता है, यानी भरोसे का, जो मुख्यमंत्री के भरोसे का, जो मतलब जो भी प्रदेश में सर्वोच्च नेता है उसके भरोसे का नेता हो। अब वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज आपको डिजिटल बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं और एक्सप्लेन करके बताऊं कि योगी जी किस तरह से एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंस गए और कुछ भी हो सकता है। योगी जी हो सकता है जो उनका स्वभाव है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर भाजपा की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालने जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सहजता के साथ डिजिटल बोर्ड पर आपको उस चक्रव्यूह को और ज़्यादा आसानी से समझा सकूं। तो दोस्तों, दो तरह के घेरे भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने योगी जी के लिए तैयार किए। जो पहला घेरा है, पहला जो रिंग है, वो दरअसल मंत्रिमंडल के अंदर है और जो दूसरा घेरा है वो मंत्रिमंडल के बाहर है, उत्तर प्रदेश सरकार में। पहले फर्स्ट रिंग हम देखते हैं मंत्रिमंडल के अंदर। और ये साहब तो आप जान ही रहे हैं, ये साहब जो हैं मोदी जी के बड़े प्रिय ब्यूरोक्रेट थे, ए.के. शर्मा साहब। और ए.के. शर्मा जी को लेकर ही, इनको लेकर ही झगड़ा हुआ था योगी जी का। पिछली बार मोदी जी चाह रहे थे इनको चीफ मिनिस्टर ऑफिस में स्थापित करना और योगी जी उस पर अड़ गए थे और एक नौबत ऐसी आ गई थी कि शायद योगी जी को किनारे भी कर दिया जाए। तो ए.के. शर्मा वापस मंत्रिमंडल में आ गए हैं। उसके बाद संजय निषाद साहब जो हैं वो इनके आदमी हैं और ये आप समझ गए होंगे, ए.एस. अमित शाह इन साहब के आदमी हैं। संजय निषाद और योगी जी में बातचीत नहीं होती है और संजय निषाद की कोशिश रहती है कि जो भी डील करनी है उनको निषाद पार्टी से, वो अमित शाह के साथ, इन्हीं के साथ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य प्रताप शाही साहब जो हैं, लोग कहते हैं कि साहब पूर्वांचल में दो ही बड़े नेता हैं, सूर्य प्रताप शाही और योगी आदित्यनाथ। अगल बगल का मामला है गोरखपुर और देवरिया बलिया का। सूर्य प्रताप शाही से झगड़ा हो चुका है योगी जी का, झगड़ा चला। उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली, रिकॉर्डिंग सुना भी दी और आप कह सकते हैं कि योगी जी की कोशिश थी कि इनका पत्ता काट दिया जाए, इनको इस मंत्रिमंडल में ना रखा जाए, लेकिन ये आ गए तो ये भी हैं। उसके बाद पाठक जी हैं, पाठक जी भी आप कह सकते हैं कि इनके बहुत क्लोज हैं, लेकिन इनको ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लाएं क्योंकि दिनेश शर्मा से जो उम्मीदें थीं कि जिस तरह से दिनेश शर्मा कन्फ्रंट करेंगे योगी जी को, वो नहीं कर पाए। तो पाठक कहीं ज़्यादा एग्रेसिव हैं और पाठक ने रिप्लेस किया है दिनेश शर्मा को। और उसके बाद इनको तो आप जान ही रहे हैं, मौर्य साहब। तो ये आप कह सकते हैं ये पांच पांडव जो हैं वो अमित शाह के मंत्रिमंडल के भीतर, जिसमें से 2 डिप्टी सीएम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। अब मैं चाहता हूं कि आप दूसरा घेरा भी आप देख लें। यह है दूसरा घेरा और इस घेरे में आप देखें तो आनंदीबेन, मोदी जी और अमित शाह। आनंदीबेन ने हालांकि अभी हाल फिलहाल में कहा है कि योगी जी जो है वो, योगी और मोदी की जो जोड़ी है बरकरार रहेगी, लेकिन हकीकत यह है कि अगर योगी जी मोदी और शाह के बाद
किसी से घबराते हैं तो आनंदीबेन से घबराते हैं। उसके बाद आप देखें कि सरकार के बाहर ये जो साहब हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा ये चीफ सेक्रेटरी हैं, और मुकुल गोयल साहब, मुकुल गोयल जो हैं वो डीजीपी हैं, और इन मुकुल गोयल को भी अमित शाह ही उन्होंने ही डीजीपी बनाया था उत्तर प्रदेश का, उनकी पसंद थे, क्योंकि उससे पहले जो डीजी थे ओपी सिंह वो कहीं ना कहीं योगी के बहुत खास माने जाते थे, और उसको बैलेंस करने के लिए उनको लाया गया। और उसके बाद आप जान ही रहे हैं पार्टी जो हेडक्वार्टर है, नड्डा साहब हैं, ये भी अमित शाह के आदमी हैं, मोदी के आदमी हैं, और ये वो घेरा है जिसे आप कह सकते हैं कि जो योगी पर बाहर से चेक रखेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जहां पर सुनील बंसल जी, मैं तस्वीर नहीं लगा पाया, सुनील बंसल जो हैं ये महामंत्री हैं और संगठन महामंत्री। और ऐसा कहा जाता है कि जो मंत्रिमंडल बना है ये अमित शाह ने सुनील बंसल यानी भाजपा के जो प्रदेश मुख्यालय है उसकी सहमति से बनाया है। तो दोस्तों अगर हम नट शेल में देखें, जो दो रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो अमित शाह ने व्यू रचना रची है उसकी, वो दो घेरे ये है। एक घेरा जो है वो विधानसभा का है, सचिवालय का है, मंत्रिमंडल का है, जिसमें आप ये देख रहे हैं 5 ये वो लोग हैं जिनसे योगी जी बात करने में भी बहुत उनको तकलीफ होती है, वो असहज रहते हैं। बहुत लोगों से, इसमें 5 में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत होती ही नहीं है। और उसके बाद ये सेकंड घेरा है सरकार का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं जिनको अमित शाह और मोदी जी लेकर आए हैं, जिसमें सहमति योगी जी की नहीं रही। मुकुल गोयल डीजीपी, ये भी अमित शाह के आदमी हैं, सहमति नहीं थी। उसके बाद नड्डा यानी पार्टी का जो चेक रहेगा, फिर प्रदेश पार्टी का जो चेक रहेगा, और साथ में आनंदीबेन जो गवर्नर हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 घेरे, ये वो लोग हैं आप कह सकते हैं जो योगी जी के लिए एक कश्मकश की स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। और योगी जी को तय करना होगा कि ये जो बंधन है, ये जो 2 घेरों का जो बंधन है, इसके साथ रहा जाए या इसको तोड़ा जाए। अब दोस्तों लखनऊ के जो बुद्धिजीवी बौद्धिक समाज में जो चर्चा है, पत्रकारों में चर्चा है, नेताओं में चर्चा है, ठाकुर समाज में जो चर्चा है, और खासकर पढ़े लिखे तबके में जो राजनीति में, सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, मुझे लगता है वो चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। वो जो रंग है अमित शाह का, जो इंद्रधनुष बनाया है, वो दिखने लगा होगा, हर रंग आपको दिखने लगा होगा। और यहाँ पर एक बात प्रदीप सिंह, जी हाँ वही प्रदीप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट जो बीजेपी और योगी की राजनीति पर ज़बरदस्त निगाह रखते हैं, प्रदीप सिंह ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही, और मैं चाहता हूँ आप उस बात पर गौर करें। एक लाइन की बात है, और उन्होंने कहा है कि योगी जी एक बंधन में बंध चुके हैं, एक बंधन में बंध चुके हैं, जो बंधन मैंने आपको दिखाया। और अब योगी जी को तय करना है कि इस बंधन में वो बंधे रहें 5 साल या इस बंधन से बाहर निकल के आए। और टाइम, चॉइस योगी जी की है, उन्हें तय करना है कि बंधन में रहना है, इन जंजीरों में जकड़े हुए रहना है, या फिर जंजीर तोड़ के बाहर आ जाना है। दोनों ही परिस्थितियां 2024 के लिए भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले प्रदीप सिंह जी को सुन लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक संकेत है कि या तो वो इस बंधन में काम करें या फिर निकल जाएं। विकल्प उनके सामने है, अब उन पसंद उनकी है। तो दोस्तों प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि योगी जी को तय करना है इस जंजीरों को तोड़कर वो बाहर कैसे आते हैं, क्योंकि जो उनका स्वभाव है, योगी जी का जो स्वभाव है और मनोविज्ञान कहता है कि इस तरह का एक असर्टिव महत्वाकांक्षी नेता, शख्स जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा, जो कई मुद्दों पर
प्रधानमंत्री मोदी के आगे भी नहीं झुका। कितने दिन तक वो इन परिस्थितियों में रहते हैं ये देखना होगा। और यहाँ एक चीज़ तो लगती है कि 2025 में अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी तय किए उसूलों के मुताबिक अगर वो रिज़ाइन करते हैं और उत्तराधिकारी ढूंढते हैं, तो एक चीज़ तय है कि अमित शाह ने अपना रास्ता बहुत हद तक साफ कर लिया है, जो आज रास्ता दिख रहा है। लेकिन इस रास्ते के लिए, उसको साफ करने के लिए, उससे बैरियर हटाने के लिए, बाधाएं हटाने के लिए, रोड़े हटाने के लिए बीजेपी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले पंडित नाराज, फिर क्षत्रिय, और साथ ही में हिंदुत्व का एक प्रचंड प्रतीक वो भी उनसे नाराज होता दिख रहा है। तो एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और देखना ये होगा कि जो अपोजिशन है, अगर बीजेपी पिछले 5 सालों की तरह फिर से जो एक मौका देती है विपक्ष को, ये देखना होगा कि अखिलेश यादव और उनके जो बाकी जो साथी हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और इस बार उनके पास संख्या भी है, उनके पास संख्या बल है इस बार, जो पिछली बार कतई नहीं था। वो किस तरह से सदन में बैठकर एक बड़ी टीम के साथ, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, जयंत चौधरी के तमाम विधायक हैं, पीछे से जयंत चौधरी हैं, पल्लवी पटेल हैं, एक बड़ी फौज है अच्छे स्पीकर्स की, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, आजम खान भी वापस आ सकते हैं, शिवपाल भी कहीं ना कहीं नाराज़ ज़रूर हैं लेकिन साथ में हैं भतीजे के। ये जो आप कह सकते हैं जो टीम अखिलेश है, और ठीक ठाक संख्या में जो एक अपोजिशन को चाहिए, ये किस तरह से इस सिचुएशन को कैश करते हैं, जिसको पूरी तरह से कैश बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश थोड़ा सा आप कह सकते हैं हाथ से जैसे मछली निकल गई हो, ये स्थिति थी उनके साथ। इस बार देखना होगा कि इस राजनीतिक बिसात पर वो कैसे मोहरे आगे बढ़ाते हैं, ये भी हमें देखना होगा। तो आज बस इतना ही। और डिजिटल बोर्ड पर आपको कैसा लगा और क्या आपको सहजता से बातें समझ में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और मेरी कोशिश होगी कि जो इस तरह के इश्यूज़ हैं एक बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किए जा सकें आपको, यही मेरा एक मकसद रहता है। और उन बातों को मैं ज़्यादा छेड़ता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, जो बातें मुख्य धारा की मीडिया उनको दिखाने में, आप तक पहुँचाने में कतराती है। तो आज बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।